नमस्कार दोस्तों और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंसुलेशन। इंसुलेशन सोलर रेडिएशन received by Earth surface। अब बात आती है कि हमें सूर्य से एनर्जी कैसे मिलती है। सूर्य से एनर्जी हमें तीन टाइप से मिलती है, एक कंडेंसेशन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। पृथ्वी और सूर्य की किरणें, मतलब इस अंतरिक्ष की बात करें तो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में है, हमारे बीच में एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। और सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी जब आती हैं तो पहले नंबर उनके आने के तरीके को हम कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशंस, इसमें सूर्य जो भी हीट वेव्स या कोई भी वेव आती हैं वो सीधे सीधे आती हैं, इनमें माध्यम का कोई रोल नहीं होता। लेकिन जब वो माध्यम मिलता है तो उनमें वो टकरा के माध्यम को भी गर्म करती हैं। जैसे हम देखें तो कोई भी धातु को हम गर्म करते हैं तो पहले एक किनारा गर्म होता है जो हीट या एनर्जी के सोर्स के पास होता है, फिर धीरे धीरे करके वो पूरा गर्म होता है। तो इसमें होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल से अगले मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल से अगले पार्टिकल के लिए एनर्जी पहुंचती जाती है। ये एनर्जी जो होती है कंडेंसन कहलाती है या कंडक्शन कहलाती है। दूसरा तरीका होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हम देखते हैं कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के लिए एनर्जी दी जाती है। यह सामान्य तौर पर ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो पानी में होता है, कन्वेक्शन। एयर एंड वाटर। इसमें सामान्य तौर पे एक मॉलिक्यूल के लिए हम एनर्जी देते हैं, वो अगले को देता है, टकराते हैं, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा कर एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो सिस्टम कहलाता है कन्वेक्शन। रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडेंसन। ठीक, तो एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफर होती है और इस तरीके से हमारी धरती तक आती है। सोलर एनर्जी का 6% यूवी रेज होती है। 45% इंफ्रारेड। इस तरीके से 51% हिस्सा ये बनता है और बाकी जो हिस्सा रहता है वो दूसरे वेव से मिलकर बनता है।
इंसोलेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब, उसके ऊपर इफेक्ट किन किन बातों का आता है, हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। इंसोलेशन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज होती है पृथ्वी की दशा, सूर्य की पड़ने वाली किरणों का एंगल, वायुमंडल की और उसमें पाए जाने वाले तत्व की धुंधलापन या क्लियरिटी। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है, तो इसका अंतर हमारे पृथ्वी के ऊपर आता है। जैसे हम देखें हमारी पृथ्वी जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की तरफ इस तरीके से चक्कर भी लगा रही है। अब हम एक बात देखते हैं कि जब ये सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो साल में एक बार उत्तरी ध्रुव सूर्य के थोड़े नजदीक होता है, दूसरी तरफ दक्षिण ध्रुव सूर्य के नजदीक होगा। इसके झुके होने की वजह से सूर्य की जो किरणें हैं साल भर एंगल बदलता है। अब हम एक बात और देखते हैं, भूमध्य रेखा सूर्य के चारों तरफ सबसे ज्यादा रहती है। जब ये सूर्य के सामने सबसे ज्यादा रहती है तो इसमें 365 दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश हमें सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर मिलता है। इसी तरीके से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की पोजीशन बदलने से हमें यह भी पता चलता है कि सूर्य की किरणों का एंगल इन धरती की सतह पर अलग अलग समय में अलग अलग पड़ता है। जैसे यदि हम देखें तो 5 महीने कर्क रेखा के ऊपर और 5 महीने मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें अपना एंगल बदलती हैं। उससे ऊपर में धीरे धीरे एंगल घटता या बढ़ता है। जब कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वह वक्त होता है 23 मार्च के बाद से 23 जून के बीच का, जिसमें 23 जून मई और जून के महीनों में हमें सर्वाधिक जो सोलर हीट है, एनर्जी है, वो हमें कर्क रेखा पर मिलती है। यही चीज होती है 23 सितंबर से दिसंबर के बीच में हम मकर रेखा के ऊपर, तो यहाँ पे लगभग 5 महीने सूर्य ताप यानी इंसोलेशन की मात्रा बढ़ती है। अब यदि हम देखें तो ऊपर उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिण ध्रुव की तरफ इसका कोण बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कम ऊर्जा मिलती है दोनों ध्रुवों के ऊपर, और इसका प्रभाव ये होता है कि ये एरिया ठंडे हुआ करते हैं। जैसे
ये हमारी पृथ्वी है। एक्सेस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यदि हम यहां से बात करें सूर्य की, ये सूर्य है, ये पृथ्वी। अभी सूर्य विश्वत रेखा के ऊपर, ये ध्रुवीय क्षेत्र। अब यदि हम यहां से बात करें तो सूर्य की किरणें यहां तक 23.5 डिग्री तक, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा। साल में अधिकतम कर्क रेखा पर लंबवत जाएगा या मकर रेखा पर लंबवत जाएगा। विश्वत रेखा पर साल भर लंबवत पड़ता है सूर्य का प्रकाश। इसकी वजह से इस एरिया में हमें इंसोलेशन सर्वाधिक मिलता है। विश्वत रेखा इक्वेटर यहां पर मिलता है हमें 365 दिन। यहां पर मैक्सिमम 180 डेज, यहां पर 180 डेज। ये वाला एरिया जो रहता है पोलर, इस पर हमें मिलता है 1.5 से 2 महीने, लगभग 60 दिन। ठीक। फर्स्ट फैक्टर होता है इंक्लिनेशन ऑफ सोलर रेज। इंक्लिनेशन ऑफ सोलर रेज, ये जो सूर्य का किरणों का एंगल है उसका झुकाव इंक्लिनेशन ऑफ सोलर रेज। जहां पर लंबवत पड़ेंगी यानी वर्टिकल पड़ेंगी वहां पर मैक्सिमम इंसोलेशन होगा, जहां पर एंगल कम होता जाएगा वहां पे कम होगा। और यही चीज हमें देखने को मिलती है। सोलर रेज सबसे कम इंक्लिनेशन उनका इस पर होता है पोल्स पे, साल में कई कई दिन तक, तो वहां पे हमें सबसे कम इंसोलेशन मिलता है। फर्स्ट। दूसरी, लेंथ ऑफ द डे। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में रहता है, यानी 23 मार्च के बाद का टाइम पीरियड जो रहता है, उसके बाद का पीरियड यह रहता है सूर्य उत्तर गोलार्ध में 3 महीने नजदीक रहता है। इस टाइम पर सूर्य से मिलने वाली जो किरणें मतलब इंसोलेशन है वो सबसे ज्यादा हमें यहां पर मिला करता है। यहां पर जब यह इंसोलेशन को हम देखते हैं तो सबसे बड़ी बात कर्क रेखा के ऊपर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर इस टाइम पर सबसे ज्यादा वर्टिकल पड़ती है, और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर इनका इंक्लिनेशन ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी कम और ऊपर एनर्जी ज्यादा रहती है। तो इसी के दूसरी तरफ हम देखते हैं जब ठंड का सीजन आता है तो यह 23 सितंबर के बाद सूर्य की किरणों का इंक्लिनेशन कर्क रेखा की तरफ बढ़ता जाता है और वर्टिकल रेस यहाँ मकर रेखा की तरफ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर वर्टिकल होती जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसोलेशन का मान बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 महीने
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर हमें टेम्परेचर मिलता है, सूर्य ऊर्जा ज्यादा मिलती है। यदि सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा फैलेंगी, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, साउथ 23.5 डिग्री एंड 23.5 डिग्री जी। सूर्य सामने है, कर्क रेखा यानी कैंसर की, तो यहां पर हमें लंबवत ज्यादा मिल रही है, ठीक। और यही किरणें यहां पर देखो एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, धरती के मुकाबले एंगल बढ़ गया। ये एंगल बढ़ने से इनकी एनर्जी जो रहती है कम होती है। और यहां पे एनर्जी हाई। सेम यही कंडीशन बनेगी जब सूर्य दक्षिणायन होगा, ठीक है ना। दक्षिण में आने से उसका उल्टा बन जाएगा, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, यहाँ और कम हो जाएगी, यहाँ ज्यादा हो जाएगी, इसके मुकाबले यहाँ ज्यादा रहेगी जब दक्षिणायन होगा। तो ये सूर्य का इंक्लिनेशन जो होता है वो पृथ्वी के ऊपर एनर्जी को कम या ज्यादा करता है। लेंथ ऑफ द डे, जैसे दिन बड़े हैं तो वहां पे हमें ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी। जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य ज्यादा चमकता है, तो वहां पर हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है। ठंड के दिनों में उत्तर गोलार्ध में दिन की साइज घट जाती है, तो लेंथ घट जाती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कम एनर्जी मिलती है। वही चीज जब हम गर्मी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सूर्य का चमकना देखते हैं, सूर्य का दक्षिणायन होने के बाद, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा मिलती है और कैंसर में कम हो जाती है। तो ये इस टाइम में जब सूर्य दक्षिणायन होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा, तब लेंथ ऑफ द डे on the south hemisphere is longer than north hemisphere, and that time we get the more solar energy than the north hemisphere. Okay. तीसरा आता है टर्बिडिटी। ऑफ एटमॉस्फेयर। टर्बिडिटी मीन्स दृश्यता, हमें विजिबिलिटी, यानी यदि एटमॉस्फेयर गंदा होगा तो हमें कम एनर्जी मिलेगी, यदि एटमॉस्फेयर साफ होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जैसे हम ठंड के दिनों में देखते हैं कोहरा होना, जिन एरियो में डस्ट पार्टिकल ज्यादा होते हैं या धुआं ज्यादा होता है या इसमें एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसेस की मात्रा बढ़ जाए जो सूर्य को कवर कर लेती है। बरसात के दिनों में हम बादलों को देखते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में गंदापन बढ़ जाता है या ऐसे सब्सटेंस का होना पाया जाता है जो हमें पूरे के एटमॉस्फेयर में सूर्य की एनर्जी को रोकते हैं, तो हमारे लिए इंसुलेशन कम मिलेगा। हम एक चीज और देखते हैं, लगभग 55% सोलर एनर्जी एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले पार्टिकल, स्मोक,
ये एब्सॉर्ब करती हैं। चालीस 40% रिफ्लेक्शन होता है। और रेस्ट ऑफ देम 5%। ये सोलर एनर्जी का इतना परसेंट हिस्सा, 5% हिस्सा एटमॉस्फेयर की गैस के जो पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये जितना सूर्य का इंसोलेशन धरती पर एटमॉस्फेयर में कम हो रहा है, उसके परसेंटेज में 55% जाएगा पार्टिकल और धुएं की वजह से। नष्ट हो गया। 40% रिफ्लेक्शन यानी टकराने के बाद एनर्जी वापस लौट जाती है। 5% जो रहती है वो एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। एटमॉस्फेयर को उनके द्वारा सोखा जाता है। ठीक, जिस एरिया में फॉरेस्ट ज्यादा होती है वहां भी इंसुलेशन कम मिलता है। वहां पर भी इंसुलेशन कम मिलता है। क्यों? जितनी एनर्जी उस फॉरेस्ट के एरिया में आती है पूरी की पूरी पौधों के द्वारा या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या उनके द्वारा उपयोगी हो जाती है, धरती तक कम आ पाती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया में इंसुलेशन कम मिलता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अमेजोन फॉरेस्ट और दक्षिण भारत के हमारे जंगल। ये यदि ये जंगल हैं तो उसकी वजह से इस एरिया में कम से कम इंसुलेशन मिलता है और गर्मी कम होती है। लेकिन सहारा में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा गर्मी वाला एरिया मिलता है, मरुस्थलों में सबसे ज्यादा गर्मी वाला एरिया मिलता है। वहां पर जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, रेत जल्दी गर्म होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसुलेशन के बारे में कहा जाता है कि जहां पे फॉरेस्ट होंगे वहां पर इंसुलेशन कम होगा, जहां फॉरेस्ट नहीं होंगे वहां इंसुलेशन ज्यादा मिलेगा। जलमंडल और हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, इसकी उपलब्धता भी इंसुलेशन के लिए कम या ज्यादा करने में उत्तरदायी होती है। पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होना है, यहाँ पर ये अपनी एनर्जी का लगभग 50% हिस्सा अपने आप को गर्म करने में व्यर्थ कर देता है, और वह हिस्सा जो रहता है हाइड्रोस्फीयर वाला, वो हिस्सा ज्यादा कम इंसुलेशन को ये इंसुलेशन को ज्यादा लेता है और धरती के मुकाबले ज्यादा लेता है और वापस कम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर देरी से इंसुलेशन की मात्रा कम या ज्यादा होती है। लेकिन स्थल मंडल हमेशा ज्यादा से ज्यादा इंसुलेशन को ग्रहण करता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा को लेने के बाद स्थल मंडल जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है।